वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। जो आज का हमारा टॉपिक है वो दैट इज ऑन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपने कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली समझाता है क्या कि ये एक मेटल रॉड है, इस पे हमने इलेक्ट्रॉन जंप कराए, दैट मीन सॉरी लाइट वेव जंप कराई, और इन लाइट के जंपिंग के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। ये फोर्स ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, और इजेक्ट होने के बाद ये सर्किट कंप्लीट किया, चार्जिंग ऑफ बैटरी, ये सारा प्रोसेस हुआ, दैट मींस करंट आई। अब इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, दिस वन, ये है इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की एक अपनी एनर्जी होगी, इज इट क्लियर? दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ई आई से मैंने डिनोट कर दिया, इट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम। जो बाहर से लाइट आप दे रहे हैं उसकी एनर्जी है ई आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि एनर्जी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इंटर रिलेटेड है। बहुत कॉमन सा पॉइंट है, बट बच्चे गलती करते हैं। तो जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, कई बार हमें डायरेक्ट बता दी जाएगी ये एनर्जी इतनी है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हो सकता है आपको वो इसकी एनर्जी ना बता के इसकी फ्रीक्वेंसी बताए कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू या कोई एक वैल्यू दी गई। तो याद रखिएगा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट गिवन है, मैंने न्यू आई लिख दिया अभी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर आपको गिवन है बच्चों, तो उससे आप एनर्जी बना सकते हैं सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी विद प्लैंक्स क्वांटम, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर आपको वेवलेंथ गिवन है तो वो E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, या मैं अभी लैम्डा आई लिख दे रहा हूं। तो एक चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, या जो भी लाइट फॉल कर रही है मेटल सरफेस पर, उस इंसिडेंट बीम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप उस इंसिडेंट बीम की एनर्जी निकाल सकते हैं, चाहे आपको वेवलेंथ गिवन हो, चाहे फ्रीक्वेंसी गिवन हो। एक्चुअली दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो अगर आपको वेवलेंथ गिवन है, सी, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये दोनों वर्ड्स कांस्टेंट है। तो अगर वेवलेंथ गिवन है तो भी एनर्जी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो भी एनर्जी गिवन है। तो पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये कि बाहर से जो लाइट आ रही है दैट इज इंसिडेंट बीम बेटा, और उस इंसिडेंट बीम के लिए, ठीक है, उस इंसिडेंट बीम के लिए आप क्या क्या बता सकते हो? उस इंसिडेंट बीम की आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, उस इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ बता सकते हो, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से पता एनर्जी का ही चलेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं? ये मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हमें एनर्जी देके ब्रेक कराना है। तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट कराएगी। एक मिनिमम एनर्जी हर एक मेटल के लिए अलग अलग होगी। तो बेटा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम इन जनरल कहते हैं वर्क फंक्शन। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? इट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट बीम। जो इंसिडेंट बीम है उसकी एक मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए। तो मिनिमम एनर्जी है ये, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी के लिए एक दूसरा वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। आप यहां कह सकते हैं इसे थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो व्हाट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी? इट इज द मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए अलग अलग मेटल्स को अलग अलग चाहिए। अगेन ये एनर्जी है, और एनर्जी की जगह वेवलेंथ भी हो सकता है, और एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। एंड रिमेंबर, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा और इनका हम यूज करेंगे। तो यहाँ दूसरा पॉइंट आया वर्क फंक्शन, ठीक है, और ये वर्क फंक्शन इसके लिए था, किसके लिए था? ये वर्क फंक्शन था मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। बेसिकली इसमें सिर्फ 3 चीजें थी, तो उन 3 चीजों को ही हम मूव कर रहे हैं। आई होप मेरा ऑडियो होगा, और अब पता नहीं वो स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, लेट आई चेक इट, क्योंकि बीच में अगर कोई कॉल आता है तो ऑडियो रुक जाता है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई वॉइस क्लियरली। चलिए नाउ, तो पॉइंट क्या था? ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर हमने बाहर से एनर्जी दी, एक लाइट डाली, लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन बाहर आए और वो बाहर आने पे काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाहर से जो एनर्जी दी वो अंदर आने के बाद, यहां आने के बाद 2 काम कर रही है। वो एनर्जी कौन से 2 काम कर रही है यहां आने के बाद? बेटा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। एक तो उसे वर्क फंक्शन करना है, और वर्क फंक्शन को मैं इन जनरल EW लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये एक तो वर्क फंक्शन यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्लस जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहां चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके इस पॉइंट पे बेस्ड होंगे कि आपने जो बाहर से एनर्जी दी है वो एनर्जी अंदर आने के बाद वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ओके, यस, ठीक है बेटा। तो अगर ये इन दोनों में चेंज हो रही है तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जगह हो सकता है आप h न्यू लिख लें, और वर्क फंक्शन के लिए h न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या था? ऑब्वियसली एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में बदल सकते हो, एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये है, और जो बची हुई एनर्जी है यहाँ वो काइनेटिक एनर्जी है। तो आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहां से अगर एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट ये आया। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला आ गया। आप इसे चाहें तो हाफ mv² लिख के वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये न्यू क्या था? बाहर से जो आप लाइट दे रहे हैं उसकी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो अगर ये न्यू आपका बढ़ता जाएगा तो इट इज कॉमन सेंस काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको आप हाफ mv² लिख लें, और यहां से अगर v की वैल्यू आप निकालेंगे बच्चों की, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड या वेलोसिटी मैक्सिमम कहलाती है, इट इज इक्वल टू ये ट्वाइस h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m, और इसका अंडर रूट आ रहा है। तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। नाउ बेटा, पहले इसी लेवल के बेसिक लेवल के क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेस लेवल के, जो मैं आपको शीट भेज भी रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको नोट्स में मिल गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल। इनका ये कहना है कि कोई एक एटम है, ये बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉन को बस आयनाइज कर रहे हैं, यानी ये फोर्स ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि अगर बाहर से लाइट दें
उसकी वेवलेंथ 242 एंड द इंपॉर्टेंट इज यूनिट, उसकी यूनिट है नैनोमीटर। 242 नैनोमीटर की लाइट से वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है, इज सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम। तो इतनी वेवलेंथ से वो निकल आ रहा है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली इसको उन्होंने कहा है इस वेवलेंथ को एनर्जी में बदलो। और मैंने आपको पहले ही कहा था इंटर कन्वर्जन बहुत होते हैं, तो E इज इक्वल टू एच न्यू कह लीजिए या HC अपॉन लैम्डा कह लीजिए। यहां आपको लैम्डा गिवन है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, E आ जाएगा। तो E हमें निकालना है वैसे, तो E इजिली आ जाएगा सिंपल मैथमेटिक्स करके। बस इन्होंने एक पॉइंट और लिखा है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। तो यहाँ एक वर्ड लगा दिया इन्होंने, किलो जूल पर मोल। ठीक है, बस इसी को हमें चेंज करना है। बेटा सबसे पहले H की वैल्यू अगर आपको मालूम है, इट इज 6.626 इंटू 10⁻34, और अगर मैं यूनिट के साथ लिखूं तो ये जूल सेकेंड है। जल्दबाजी में बोलने की आदत है जूल पर सेकेंड, क्योंकि अधिकतर चीजें मीटर पर सेकेंड होती हैं ऐसे, तो ये पर सेकेंड नहीं है भैया, ये यूनिट है इसकी जूल सेकेंड। ऑब्वियसली सी आप सब जानते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जरा यूनिट बोला करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आ गया H और C। ऑब्वियसली लैम्डा लिखना है, लैम्डा नैनोमीटर में इतना है, लेकिन हम नैनोमीटर में नहीं लिखना चाहते बच्चों, हम मीटर में लिखना चाहते हैं। तो हमने पहले ये वाली वैल्यू लिख दी, 242 इंटू 10⁻9। अब आप इसकी जो भी मैथमेटिक्स सिंपल जानते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, करिए। यहां पे ये मीटर है, ये मीटर कैंसिल हो गया, ये सेकंड है, ये सेकंड कैंसिल हो गया। तो ये आंसर आपका जब सॉल्व करेंगे जूल में आएगा। दो मेथड हैं सॉल्व करने के, एक होता है परफेक्ट मैथमेटिक्स करना और मल्टीप्लाई डिवाइड को एग्जैक्ट 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर से लाना, पुटअप कर देना। सेकेंड अप्रोच कहलाती है कॉम्पिटिटिव अप्रोच। कॉम्पिटिटिव अप्रोच कहती है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन करिए, गलतियां बहुत कम होंगी, मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं उन बच्चों को, क्योंकि वो अप्रोच ही अच्छी है। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? कि आप 6.62 ये साइंटिफिक नोटेशन है, 3 इंटू 10 साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक नहीं है, इसे 2.42 कर लो। और अब 10 की पावर सारी इजीली मैनेज हो जाएंगी, 10 की पावर्स मैनेज हो जाएंगी, और अब आपको सिर्फ यूनिटरी डिजिट को मल्टीप्लाई डिवाइड करना लगेगा, तो इट विल लिटिल बिट अपीयर इजियर। ओके, नाउ यहां का जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8.21 इंटू 10⁻19 जूल, ये वाली वैल्यू आएगी। अब आप हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया था दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, जब एक इलेक्ट्रॉन की जगह एक मोल पूछा है, क्लियर है, एक मोल में कितने पार्टिकल हैं, एवोगैड्रो नंबर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। भाई एक पार्टिकल की वैल्यू इतनी है तो एक मोल में कितनी होगी, इनटू एवोगैड्रो। लेकिन फिर भी आंसर तो जूल आया है, और पूछा है उन्होंने किलो जूल, जूल से किलो जूल। ठीक है, और अगर जूल से किलो जूल एक बड़ी यूनिट्स में जब हमें जाना पड़ता है तो नंबर्स हमें कम करने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो वही आना है। तो इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे और जूल से किलो जूल में चेंज करेंगे तो इसका आंसर आपके लिए आना चाहिए। मैं बेटा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आपको करना क्या है ये आपको क्लियर है। तो ये आएगा 494 इंटू 10⁻3 एंड किलो जूल पर मोल। करना कैसे है ये आपको पता है। नाउ बेटा न्यूमेरिकल करते समय एक स्टेप मार्किंग का फिनोमिना या फंडामेंटल है हमारे यहाँ, जो 11th में कम लेकिन 12th में बहुत फॉलो होता है, कि अगर सपोज दैट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितने बच्चों ने बोर्ड की कॉपी अभी भी निकलवाई है इस साल, उसमें भी ये देखा है हमने, और ऑब्वियसली हमेशा फॉलो हुआ है, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 मार्क्स का है, और किसी बच्चे ने, सपोज यही वाला न्यूमेरिकल था, और किसी बच्चे ने ये चीज लिख दी है, आई मीन टू से क्या लिख दिया है, दिस वन, तुम तो रुके रहो यार, ठीक है, उसने ये फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, और इस ये रेलेवेंट फॉर्मूला, यहीं का फॉर्मूला है, ये वैल्यू पुटअप कर दी, सपोज ये आंसर गलत भी आया तो भी टीचर उसे 1.5 दे सकता है।
क्यों? क्योंकि पहला नंबर वो दो में से एक यहीं का होगा, अगला आधा नंबर वैल्यू पुटअप करने का होता है, एंड लास्ट हाफ नंबर होता है ये कि आंसर आपने कितना मैच कराया। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एक पार्ट और है, तो टीचर की लीनियंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। एक पार्ट और है, दैट मीन्स हमें यहां तक आना है इस यूनिट के साथ। तो अगर इसको हम शुरू से हाफ हाफ और कम कर दें, मतलब किसी ने खाली फॉर्मूला लिखा है, किसी ने खाली फॉर्मूला लिखा है, तो यहां उसको हाफ मार्क्स दिया जाएगा, फिर आगे हाफ, फिर आगे हाफ, एंड सो ऑन, फिर आगे हाफ। तो ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखिएगा जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का लॉजिक है। एक्चुअली क्या है ना, कैलकुलेशंस आर रियली वेरी बिग इन सम केसेस, और वो बिग कैलकुलेशन में इस चैप्टर में स्पेशली 12th के सॉलिड स्टेट में बच्चे फंस जाते हैं। दैट इज बेसिकली ए ट्रैप, वो आपको फंसाने के लिए किया है। और बच्चे ये सोचते नहीं कि इतनी देर में मैं 3 इजी क्वेश्चन करके ले जाऊंगा, टेंशन रिलीज हो जाएगी और उसके बाद मैं आके इसकी कैलकुलेशन भी निपटा लूंगा। सो डोंट मिंगल अप विद कैलकुलेशंस फर्स्ट, अभी के लिए एडवाइस कर रहा हूं। फर्स्ट, पुट योर एफर्ट्स ऑन द कंसेप्ट, focus on how to solve the thing, what are the basic errors we can make in or we usually make. Okay, हमसे जो जनरली गलतियां होती थी वो क्या है? ठीक है, कुछ बच्चों से यूनिट्स नहीं लिखने की गलती होती है एग्जाम में लास्ट में, कुछ जल्दबाजी में शुरू में फॉर्मूला ही नहीं लिखते, और भले वो सब कुछ सही कर रहे होते हैं, बट वी आर ह्यूमन बीइंग, सिली मिस्टेक्स मस्ट बी देयर, हमसे होंगी। तो वो सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करना है। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 या पूरे मार्क्स के लिए अप्रोच करना है, एंड स्पेशली इन 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बेसिकली वहां टीचर आपको नंबर देने नहीं बैठा है, वो नंबर काटने बैठा है। इनिशियली वो आपको जिस लेवल से आप 10th से 11th में आए हैं ना, उस जंप को एहसास कराने बैठा है कि बेटा अब तुम 11th में आ गए हो और एक बड़ा जंप आपने किया है, उस जंप में आप सुटेबल हो या नहीं हो। तो अगर आपने बेसिक्स फॉलो किए, एकदम बेसिक लेवल से चले, तो कोई भी आपको तंग नहीं कर पाएगा, बट यू हैव टू फॉलो बेसिक्स। ठीक है, मतलब क्या है बेसिक्स का? मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, जब भी मैं क्वेश्चन बोर्ड पर करा रहा होता हूं, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुटअप कर दी, उसके बाद वो मैथमेटिक्स में इनरोल हो जाते हैं, अपने आप को मैथमेटिशियन बन जाते हैं। ठीक है, वो शकुंतला देवी उनका जग जाता है, वो कहता है ठीक है मैं कैलकुलेशन, प्लीज अवॉइड दिस। आप यहाँ मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन सीखने नहीं आए हैं। पुट योर फुल एफर्ट्स कि ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें आपने क्या क्या चीजें चेंज की कि ये वैल्यूज चेंज हो गई, कौन सी यूनिट्स कैंसिल हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं। मैक्सिमम बच्चे यूनिट्स को अवॉइड करके बाकी चीजों पे फोकस करते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। ओके, नाउ आप जब भी एग्जाम में जाएंगे या कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ऑब्वियसली वो एक टॉपिक का नहीं होगा, वो पूरे चैप्टर का या ग्रुप ऑफ चैप्टर्स का होगा। तो माय एडवाइस इज, आप पहले क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर कर लीजिए ये किस टॉपिक का है, अगेन उसे दोबारा स्ट्राइक करिए आपकी आईक्यू के हिसाब से। पहली बार में आ गया, ठीक है, एक बार फिर स्ट्राइक करिए कि जिस टॉपिक में था उस टॉपिक में क्या क्या इसमें गिवन है, क्या क्या इंटर रिलेशंस बन सकते हैं। बच्चों जो चीजें गिवन है ना, उसी से फाइंड आउट वाली चीज आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एग्जामिनर ने जो भी कुछ पूछा है, दिमाग लगाओ, वो जो पूछा है उसका आंसर दिया तो इन्हीं सब में है, बस इन्हें मैनिपुलेट करके उस आंसर को बाहर निकालना है। ओके, तो अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन जो है, दैट इज 21th एग्जाम्पल। ये एबीसी बुक है मेरे पास एक पुरानी, उसके मैं दे रहा हूं, वो मैंने आपको भेज दिया है। 21st क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जैसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा ना, तो आपके दिमाग में थोड़ा और आगे पढ़ने के बाद आना चाहिए, लेकिन हमें मालूम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है। इट इज वर्क फंक्शन, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that the photons must possess to eject electron from cesium metal। अब यहां एक सीजियम की रॉड है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन है, बाहर से लाइट आ रहा है, लाइट के फोटॉन्स हैं, वो कह रहे हैं इस फोटॉन के पास मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए ये बाहर आ जाए। तो बेसिकली अगर आपको याद है, हम एक ही बात की बात कर रहे हैं कि बाहर से जो एनर्जी देते हैं वो आके अंदर वर्क फंक्शन करते हैं और काइनेटिक एनर्जी,
और जब हम कह रहे हैं कि भैया खाली इलेक्ट्रॉन निकलवाओ, आगे कहीं दौड़वाओ मत उसे, तो हमें सिर्फ वर्क फंक्शन देखना है। तो दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, ठीक है बेटा। और इन्होंने दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम मेटल इज गिवन। इस क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है और एनर्जी निकालनी है। EW इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होगा, ये गिवन है और ये सॉल्व करना है। तो आई होप सो अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर पढ़ लिया तो आपको समझ में आना चाहिए। बस आपको करना क्या है, h की वैल्यू न्यू नॉट की वैल्यू पुटअप करनी है, मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर देना है। इसका आंसर आएगा आपका 3.05 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आप इसे सॉल्व करके देखेंगे। इट इज क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपको आंसर मिल गया तो गुड, नहीं मिल गया तो मैं फिर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 मैं ऑर्डर में पढ़ रहा हूं, जो आपके पास ऑर्डर पहुंचा है। 23 और 25 वॉट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 म्यू एम नोट करना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वालिटी पर सेकेंड। बेसिकली रेट ऑफ इमिशन बताना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बताने हैं। तो अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको ये क्लियर हो गया, इट इज क्वेश्चन नंबर 23। तो पहला पॉइंट था येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ एंड वॉटेज जो गिवन है वो वॉटेज आपको गिवन है, जैसे पावर कहना चाहिए, दैट इज 25 वॉट बल्ब है, ठीक है। और इससे जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ है बेटा 0.57। ध्यान देना, ये यूनिट्स को ध्यान देने वाली बात है, ये माइक्रोन वर्ड में चेंज हो जाएगा। एंड इसके बाद कहा है कैलकुलेट रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स, रेट निकालना है। आई होप सो आपको मालूम है कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। इज इट क्लियर? तो E इज इक्वल टू एच न्यू और न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पावर का क्या यूज है, ठीक है। यहां जो आपको वॉटेज दी है वो है क्या, ये क्या है, व्हाट इज पावर, कोई बताएगा? तो बेसिकली पावर को हम कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम, समथिंग लाइक दिस। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम में हम इसको चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और एनर्जी को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज HC अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये एनर्जी है। इज इट क्लियर? और अगर कहीं पे आप नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल रहे हैं तो एक से ज्यादा नंबर है तो यहाँ n इंटू HC अपॉन लैम्डा कर देंगे। तो बेसिकली ये जो आपकी 25 वॉट है ये 25 जूल पर सेकेंड हो गया। 25 वॉट का मतलब 25 जूल पर सेकेंड। तो यहां आपने लिख लिया एनर्जी अपॉन टाइम में 25 जूल पर सेकेंड। n आपको निकालना है बेटा, h ज्यादा बेटर है, आप h और c का मल्टीप्लाई याद ही कर लो, व्हाटएवर, ठीक है। h c मैं यहीं लिख दे रहा हूं अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा इज आल्सो गिवन। बेटा आई होप सो आपको ये कन्वर्जेंस पता हो, नहीं पता है तो इससे जस्ट पिछला लेक्चर जो होता है चैप्टर फर्स्ट का, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसाइज, एक्यूरेसी, और उसके बाद होता है यूनिट कन्वर्जेंस। तो उस यूनिट कन्वर्जेंस वाले मेथड में आप इसे देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा, माइक्रो वर्ड इज 10⁻⁻6, हम उसे चेंज करेंगे। फिलहाल आप इसे पुटअप करिए, सॉल्व करिए, एंड आंसर बुकिश में जो है 7.17 इंटू 10⁻19 सेकेंड इनवर्स आ रहा है, दैट इज नंबर इज पर सेकेंड इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप अपने आप फ्रेश माइंड से अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ऑब्वियसली ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और स्कूल टीचर्स का ये क्वेश्चन फेवरेट होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमने कह दिया है 25 वॉट और उन्हें लगता है बच्चे की लगेगी वाट, वो वॉट तो देखते नहीं, वाट देखते हैं, कहते हैं हमने वाट लगानी है फर्स्ट टर्म में, एंड दे रियली ट्राई टू चैलेंज यू कि ठीक है आइए, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है। आप 21st सेंचुरी के बच्चे हैं,
आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है। नाउ अब बेटा हम एक क्वेश्चन दैट इज 24th क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हेन लाइट ऑफ 470 नैनोमीटर falls on the surface of potassium metal, when light of 470 नैनोमीटर, बेटा मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया है, नैनोमीटर दे रखी है यूनिट, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ की होगी, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद ए वेलोसिटी, देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड with a velocity 6.4 into 10 power 4 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम एटम? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी और ये जो पूछ रहे हैं मिनिमम एनर्जी, जिसे वर्क फंक्शन कहना है, तो वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं और याद रखिएगा उसकी यूनिट में हमें पर मोल देना है। नाउ अगेन हम इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करें, कैसे करें? तो बेसिकली हमें अपना जिसे कहते हैं ना ग्राउंड लेवल, वो ना भूलें, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली। ठीक है, दो तरीके हैं ग्राउंड लेवल को हम कहने के, चलिए मैं यही कर दे रहा हूं, पीछे नहीं दिखा रहा हूं। पहला तरीका ये है बच्चे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो बाहर से एनर्जी देते थे वो अंदर जाने के बाद इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती थी। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी पता है। अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। और ध्यान से देखो, इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ भी पता है हमें, ठीक है, लाइट ऑफ इतने वेवलेंथ, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, इंसिडेंट बीम की एनर्जी E इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। ये वाला लैम्डा कायदे से यहां पुटअप करना है। कायदा क्या है, 10 की पावर -9 भी लिखना है। किसे 10 की पावर -9 लिखना है? नैनोमीटर से मीटर में चेंज जरूर करना है क्योंकि ऊपर एमकेएल सिस्टम है इसलिए। तो यहां से एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम पहले आएगा, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम आ गया हाफ mv स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पुटअप करो तो आप क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए, हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए और इंसिडेंट निकाल लीजिए। तो यहां से वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को ले जाके माइनस कर दीजिए। दिस डिफरेंस इज टर्म्ड एज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आपको आई होप सो वर्क फंक्शन ही निकालना था, तो ये ले जाके आप माइनस कर दीजिए, इट विल गिव यू वर्क फंक्शन। बट उन्होंने कहा है वर्क फंक्शन पर मोल बताइए, तो जो भी आपका आंसर आए उसे आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी पर मोल में। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने आपको इससे 3 या 4 न्यूमेरिकल कराए हैं। ठीक है, एंड आई वांट यू फोकस ऑन दिस 3, 4 और आगे 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, एंड आप मैसेज करिए क्या इनमें आपको भी प्रॉब्लम लगी, या आप अटेम्प्ट करिए और कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगी। अगले वीडियो में फिर हम उन सारे क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम अगर आप चाहेंगे तो अगले लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, हैव ए नाइस टाइम।